बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के फॉर्म कैसे अप्लाई करें, किस तरह से आपको फोटोग्राफ्स क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लग रहे हैं, सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लें तो सारे जानकारी आपको मिल जाएगी। आप फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफ में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो क्लिक हेयर अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका न्यू पेज ओपन होगा। ये पेज कुछ इस तरह से दिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर 14 अप्रैल 2022 ये डेट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको न्यू पेज ओपन हो। ये पेज कुछ इस तरह से दिखेंगे जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल फिल करना है। आपका नाम, ये आप अपना नाम फिल करना है। आपका जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो, ठीक है। या थर्ड जेंडर का जो ऑप्शन दिए गए थे बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ पर भी ये एक फिल कर सकते हैं। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करें, आप बिहार के निवासी नहीं है तो नो कर यहाँ करना है। फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये क्या आप जिस कैटेगरी में आते हो, जनरल, एमबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना है कि एमबीसी यहाँ पर जो पुराना क्राइटेरिया था ईबीसी का कहना, तो यहाँ पर ईबीसी को एमबीसी कहा जा रहा है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा। आपको ईबीसी, एमबीसी, ईबीसी इसके ऊपर एक बार थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर देखकर। इसके बाद ही आगे अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर बीसी कैटेगरी में आते हैं या एमबीसी में आते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं आते हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्रीमी लेयर में आप आते हैं या नहीं आते हैं, इसको लेकर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करना है, नहीं आते हैं तो नो करना है। यहाँ पर दिव्यांग जन में आप आते हैं, दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं आते हैं पीडब्ल्यूडी में तो नो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेचर क्या है डिसेबिलिटी का, परमानेंट या टेम्पररी, ये फिल करना है। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज है, पीडब्ल्यू 40%, ये यस 40% है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। एक सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। फिर या आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं तो यस, और नहीं है तो नो यहाँ पर भी करना है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट आपका आपने पढ़ रखा है, एडवर्टाइजमेंट उसके हिसाब से है तो यस करना। आप अभी तक 12वीं पास कर रखे हैं, आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं। यही बात यहाँ पर आपसे श्योरिटी ली जा रही है यहाँ पर इस पॉइंट में। फिर इसके बाद अपना फ़ोन नंबर फिल करना है। आप ख्याल रखिएगा फ़ोन नंबर, उसी फ़ोन नंबर को फिल कीजिए जो आप परमानेंट रख सकें, क्योंकि आए समय में कुछ ना कुछ सिस्टम में बदलाव किए जाते हैं। जैसे ओटीपी जैसे पासवर्ड जैसे सिस्टम लाए जाते हैं, जहां पर दरोगा वाले एग्जाम में आप देख रहे हो तो बहुत सारे कैंडिडेट को ओटीपी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। फिर इसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को कंफर्म करना है और इस जगह पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करते के साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो एज है ये काउंट कर लिए जाएंगे और इस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये 2 पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं करना, आपका ऑटोमेटिक ये सिस्टम काउंट कर लेगा। फिर इसके बाद जो ये कैचअप है ना, ये कैचअप यहाँ पर फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर कर देना है। फिल करते समय एक बात का आप ख्याल रखिएगा, यहाँ पर जो समय दिए जा रहे हैं 10 मिनट का समय दिए जाएंगे और इस 10 मिनट में आपको ये जो फर्स्ट फेज है रजिस्ट्रेशन आपको कर लेनी है। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा, नहीं तो ये आप लगातार आप करते रहेंगे, आपको कुछ ना, यहाँ पर ये एक्सपायरी 10 मिनट आपको समय जो दिए गए इसके अंदर हो जानी चाहिए, ये बात कहे जा रहे हैं। और डेट ऑफ बर्थ करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी ईयर आपका हो। तो जैसे आप मान लेते हैं 1995, उसके बाद अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डेट होगा उस डेट अपने हिसाब से सेलेक्ट यहाँ पर करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से फिल कर देनी है। अब बाकी जो डिटेल आपको फिल करना जो बताया ठीक वैसे ही जैसे फिल करते हैं तो यहाँ पर पूरा फिल करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। आप वेरीफाई, जो आपका सारा डिटेल है आपने जो फिल किया उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना, जैसे कैचअप हम डालते हैं। फिर इसे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज सबमिट हो जाए। पर जैसे ही सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। फिर क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जो पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ये और जो आपका पासवर्ड यहाँ पर बताए गए होंगे ये पासवर्ड दोनों आपको क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही आपको लॉगिन करने होंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जो आपने
अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जो पहले बताया गया ये पासवर्ड और यहाँ पर ये जो कैचअप है ये फिल करने के बाद आपको लॉगिन करने होंगे। यहाँ पर जैसे लॉगिन करते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको बेसिक डिटेल फिल करने होंगे। और क्या क्या फिल करने ये हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आप पहले से जो बेसिक डिटेल आपने लगा रखा था ये लगा दिया। फिर इसके बाद अस्थाई निवास पर जो पत्र आपने जारी की थी, किस तिथि के जारी हुए थे, ये तिथि फिल करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल फिल करने, डिटेल सारे फिल करने। डोमिसाइल बिहार स्टेट में आपका कब इशू हुआ था, जो डेट के इशू हुए हैं इस डेट को आपको फिल करना है। फिर इसके बाद इशू नंबर ऑफ बिहार स्टेट डोमिसाइल, जो बिहार के डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसे कब क्या सर्टिफिकेट नंबर है ये आप फिल करना है। फिर इसके बाद आपको अस्थाई निवास पत्र जारी करने का प्राधिकार किसके पास है, तो ये आपको आरओ, एसडीओ या डीएम, आपके पास तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, सर्किट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीओ या डीएम। तो जो भी आपका है जिससे आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना। जैसे मेरा आरओ से इशू तो आरओ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन अदर अथॉरिटी, जैसे ही यहाँ पर आरो क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपको कोई फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ही अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से अदर से है तो ये फिल करने का ऑप्शन है। तो आपका जहाँ से सर्किल ऑफिसर, आरओ या एसडीओ या डीएम जो भी हो, यहाँ पर चारों का चारों, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिया चारों मान्य है, कोई भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद बात करें, यहाँ पर नंबर शो हो गए, इससे मुझे ब्लर करना होगा, इसमें समय लग जाएंगे। अब फिर भी अपलोड तो जब लाइव होंगे तो वो ब्लर करके ही अब लाइव करूँगा, ये ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। अब तो यहाँ पर आपका जो कैटेगरी में आते हैं, जनरल आते हैं, ठीक है, जनरल आपने यस कर रखा है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस यस कर रखा है। उसी तरह से आप ओबीसी में आते होंगे या एमबीसी में आते होंगे, जो कैटेगरी यस कर रखा है तो यहाँ पर उस सर्टिफिकेट के डिटेल आपको फिल करने। फिल करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट नंबर है ये फिल करने होंगे। यहाँ पर फिल करने के बाद सर्टिफिकेट जब किस तिथि के जारी किए गए थे ये फिल करना है। और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी क्या है, यहाँ पर आरओ, सर्किट ऑफिसर, एसडीओ ये फिल करना है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए तो यहाँ पर जो है अदर का ऑप्शन जैसे ही यहाँ पर डालते हैं तो यदि अदर अथॉरिटी के द्वारा आपका यस किया हुआ है तो यहाँ पर ये फिल होगा। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने सारे जगह पर नो है तो इसलिए नो जगह पर ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो आपके सामने ऑप्शन आते, ये ऑप्शन है, ये रहा आपके पास ऑप्शन। आपका जो फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं तो यस करना है, नहीं आते हैं तो नो करना है। तो यहाँ पर आपको नो करना होगा यदि नहीं आते हैं तो। यदि आते हैं तो यस करना है, इसका प्रमाण पत्र संख्या डालना है, कहाँ से इशू हुआ है इसके डिटेल डालना है, नेशनलिटी फॉल फिल करना है। इसके बाद टाइप ऑफ प्रूफ, आप पहचान पत्र के तौर पर कौन सा प्रूफ दे रहे हैं, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड जो भी दे रहे हैं यहाँ पर फिल करने होंगे। आइडेंटिफाई, जो आपका कट मार्क हो या जो भी आइडेंटिफाई आपका मार्क हो, जो बर्थ मार्क हो, ये सारे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हो, चाहे कट मार्क हो या बर्थ मार्क हो या आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको फिल करने होंगे। यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों फिल करने। फिल करने के बाद सिर्फ आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। सबमिट जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको न्यू पेज, वहाँ से आगे मैं अपने ओरिजिनल जो अप्लाई कर रहा था वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट आना बाकी है, आवासीय आना बाकी है, फिर नया ईडब्ल्यूएस आना बाकी है। तो आने के बाद ही वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास पुराना है ना 17 मई के पहले, तो 17 मई के पहले जितने भी लोग हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 मई तक आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना। और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, किसी से भी हो, सर्किल ऑफिसर, एसडीओ, एसडीएम जो भी हो, आरओ हो, जो भी हो, यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, सारे चीज़ें मान्य है। अब यहाँ पर जो आपका पेमेंट होगा, पेमेंट आपको करना है। यहाँ पर 500 जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 540 रुपये पे आप फी पे करना, सॉरी यहाँ पर जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको फी पे करना है। फी पे करते ही आपको न्यू पेज ओपन होंगे जहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे यूपीआई के द्वारा, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, आपका नेट बैंकिंग या आपके बस यही 4-5 ऑप्शन रहेंगे जहां पर आपको पेमेंट कर सबमिट कर देना है। पेमेंट करते ही आपको कुछ इस तरह के पेज आपके सामने ओपन होंगे जहां पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। नेक्स्ट, पेमेंट डन हो गए। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने हैं और ये रहा यहाँ पर ये करना है। जैसे मैट्रिक जितने भी कैंडिडेट होते हैं ऑल सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको फिल कर देना।
ऑल सब्जेक्ट आपको पूरी तरह से लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑल सब्जेक्ट। अब जिस बोर्ड से आपने किया तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आप जिस बोर्ड से हैं वो आपको लिखना है। कब उत्तीर्ण हुए, तो जहाँ यहाँ पर मैं लिखूँ तो 2010 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ये सर्टिफिकेट नंबर आपका मार्कशीट का नंबर हो सकता है, आपका सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है। बस ये यहाँ पर इसलिए लिया जाता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कि आप ही ने अप्लाई किया था, इसका वेरीफाई कर किया जा सकता है, इसलिए लिए जाते हैं। यहाँ पर आपका मार्कशीट नंबर हो सकते हैं या आपका सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है, जो भी हो, दोनों में से किसी चीज का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर यहां पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जो फिल करना है, ग्रेजुएशन को लेकर फिल करना है। आपने स्नातक कब का, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर मैं मैथ से ऑनर्स, तो मैथ ऑनर्स फिल करना है, लिखना है, ठीक है। फिर यहां पर बात करूं किस यूनिवर्सिटी, तो यहां पर आपके जो यूनिवर्सिटी होंगे उस यूनिवर्सिटी को फिल करना। कब पास किए हैं, तो 2015 यहां फिल करना है। फिर इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर जो आपका प्रोविजनल हो सकता है या मार्कशीट हो सकता है, कुछ भी हो, यहां पर अप्लाई करते समय आपको फिल कर देना है, ठीक है। अब जब अभी तक आपका क्या कहते हैं, मार्कशीट नंबर भी होंगे, उससे भी काम चल जाएंगे, प्रोविजनल होंगे उससे भी काम चल जाएंगे, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अब भी आप निकलवा रखें तो इससे भी काम चल जाएंगे, ये आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर PGDCA आपने कर रखा है, तो कुछ पोस्ट के लिए जो PGDCA मांगे गए तो यहाँ पर आपको इस डिटेल में आपको फिल करने होंगे, कब क्वालिफाई किया, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको ये इसलिए मांगे जा रहे हैं कि आप ही है इसका वेरिफिकेशन हो सके, इसलिए मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ख्याल रखनी होगी फोटो एंड सिग्नेचर में। तो यहाँ पर जो कुछ चीजें ये ख्याल रखनी है, जैसे आपको फोटो जैसे अपलोड कर रहे हैं, हाल ही में पासपोर्ट आकार जो भी रंगीन फोटो आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और यहां पर फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए 50 KB से अधिक ना हो और 20 KB से कम ना हो। तो इस बात को ख्याल रखना, 50 से 20 KB के बीच में आपको फोटो, यहां पर किस तरह का फोटो होगा आगे हम लोग दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। फिर इसके बाद सफेद कागज पर या काले या ब्लैक या ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करने, जिसका भी साइज 20 के से ज्यादा ना हो, 10 के से कम ना हो, ये बात को भी ख्याल रखना। व्हाइट पेज के ऊपर लिखना है, ब्लू हो या ब्लैक पेन हो, यहां से सिग्नेचर करने। तो इस सिग्नेचर के बाद आपको जो ऑप्शन आएंगे कुछ इस तरह से, नेट बैंकिंग, UPI के पेमेंट के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स के डिटेल दिए हुए, किस तरह से फोटोग्राफ्स आपको रहेगा। ये आपका जो फोटोग्राफ्स का साइज है, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिंट साइज आपको दिया हुआ लेंथ। फिर इसके बाद 20 KB ये लेंथ फोटोग्राफ का आपको दिए हुए, यहाँ पर फोटोग्राफ्स है कुछ इस तरह का फोटो। जैसे यहाँ पर सिंपल फोटो आप देख रहे हैं, दोनों ईयर विजुअल है, आप जो भी चीज़ है तो पूरी तरह से क्लियर इस तरह का फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये स्टाइल मारते हुए नहीं, ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी हो इस तरह का फोटो नहीं। वाइट बैकग्राउंड हो सकते हैं या ब्लू बैकग्राउंड हो सकते हैं, पर बैकग्राउंड पीछे क्लियर समझ में आनी चाहिए कि पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर हो। यहाँ पर यदि बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चश्मे का आपका उपयोग नहीं करना, फोटो बिना टोपी का होना चाहिए, दोनों कान दिखाई पूरी तरह से विजुअल हो। फिर इसके बाद उम्मीदवार को चेहरे फोटो उपयुक्त 80% कवर करना चाहिए। फोटो में पृष्ठभूमि सफेद या हल्का रंग हो। यहाँ पर एक बात को आप ख्याल रखिएगा, जो पीछे का बैकग्राउंड हो व्हाइट हो या लाइट कलर हो, यही दो कलर आपको एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर कोई तीसरा कलर का ब्लू कलर एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। फोटो जो आपके पास हो व्हाइट या लाइट कलर का फोटो, यदि फोटो में आप गलती करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट बाद में फिर आप पछताओगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मैं अभी आगे के सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो फोटोग्राफ्स है ब्लू बैकग्राउंड का फोटोग्राफ है, तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा। उसे वाइट करने के बाद समय लगते हैं एडिट करने में फ़ोटो। फिर इसके बाद इस तरह से फेस आपको मार्क्स नहीं होना चाहिए, ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए, इस तरह के इमेज आपको नहीं लगाने हैं। फिर इसके बाद जब आप सब कुछ कर लेते हैं, फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका A4 साइज़ में आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा जो आपका एक्नॉलेजमेंट हो उसे डाउनलोड करके आप सेव कर लेना है। सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया इस तरह का ब्लू या ब्लैक पेन जो भी हो, इस तरह के नमूने पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। बाहर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस तरह का सिग्नेचर रेड पेन नहीं यूज करना है, बाहर आपका बॉक्स से नहीं जाना चाहिए। आप जो सिग्नेचर करें तो इक्वल साइज में होने चाहिए, जैसे इक्वल बराबर हो। यहाँ पर जैसे आपको इस तरह के इक्वल बॉक्स में आ जाना चाहिए, ना ज़्यादा बाहर जाना है ना ज़्यादा अंदर आना है। इस तरह का ये इस तरह का बाहर नहीं होना चाहिए। पेज का जो क्रॉप साइजिंग हो, इस बात को आपको ख्याल रखना है। ये अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। इस तरह का सिग्नेचर अलाउड नहीं है यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है यहाँ पर भी, इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है सिग्नेचर में। इस बात को आपको ख्याल रखना है। फिर सिग्नेचर जैसे ही अपलोड कर देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है आपका एप्लीकेशन स्लिप, यानी आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपका पेमेंट स्लिप और एक्नॉलेजमेंट दोनों सेव करके बहुत अच्छे से रख लेना है। बाद में आपको भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जब डीपी होंगे, जब काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, काउंसलिंग में इन सारे डॉक्यूमेंट को, जो आपने अप्लाई करते समय सारे डॉक्यूमेंट का जो जिक्र किया, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जो डेट लिखा, ये सारे वेरिफिकेशन के समय यही डॉक्यूमेंट जो अभी आप सबमिट कर रहे हो, इसका एक ओरिजिनल कॉपी साथ में जेरॉक्स कॉपी दोनों मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखें, नहीं तो बाद में वही फिर दिक्कत आ जाएंगे जो 2014 बिहार एसएससी के साथ आ रहे हैं एनसीएल को लेकर। और यहाँ पर ये चीज़ें, इसीलिए यहाँ पर जो नए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप कब इशू किए थे इसको भी फिल करना है, किससे इशू करवाएं ये भी फिल करना है, नहीं कि बाद में ये झंझट ना आए। पहले ऐसा नहीं होता था कि आपको एनसीएल फिल करने के लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कुछ नहीं देने होते थे। डायरेक्ट आप एनसीएल में क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, सिर्फ ऑप्शन दिए जाते थे। और यही इसी वजह से 2014 इंटर लेवल अभी तक लटका पड़ा है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सबमिट करने के लिए डिटेल। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ भी हेल्प मिला हो। तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।